हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीत्रा ट्यूटोरियल क्लासेस। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, हम लोग ये एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है और हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। दरअसल में इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। सभी साइंटिस्ट ये सोचते थे कि मुझे सभी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी लर्न हो जाए और वो केमिस्ट्री की दुनिया में राज करें, मतलब उनका बड़ा नाम और फेम हो। और ये कोशिश करीब 18th सेंचुरी से ही चल रही है। और उनमें से जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था वो 1815 में है, लेकिन बाद में 1817 में जाके कोई सफलता मिली। तो बच्चों, ये मत समझना कि ये एक एसएसटी की क्लास है और मैं आपको सन बता रहा हूं, ये मतलब ही नहीं। मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूं कि वर्तमान समय से वो कितना पुराना था। और जो सबसे पुराना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया जाने लगा, जिसको हम लोग कहते हैं असफल प्रयास, वो असफल प्रयास डेवोनियर ने किया था। जी हाँ बच्चों, डेवोनियर ने। एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं? एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के रिपीटेशंस को लेकर के, कि हम कैसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को बड़े आसानी से पढ़े। तो हालांकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज से इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये एक जादू दिखा रहे थे। यस, वो केमिस्ट्री का जादू दिखा रहे थे। डेवोनियर ने एक अरेंजमेंट किया। क्योंकि देखो, इनका नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इसलिए जाता है क्योंकि सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करना इन्होंने ही शुरू किया था। और आप सभी को पता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही देखा जाता है। तो डेवोनियर ने क्या कहा था? डेवोनियर ने कहा था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप, द मिडिल एलिमेंट्स मतलब सेकंड एलिमेंट्स, एटॉमिक मास इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर टू। अब आप कहेंगे सर ये है क्या? कि उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स का जो मिडिल वाले एलिमेंट्स का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो बाकी दो अदर एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज आएगा। मतलब मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने एक इस प्रकार से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। इन्होंने याद रखिए, ये ग्रुप उन्होंने ऐसे नहीं अरेंज किया। ये ग्रुप उन्होंने जो लिया वो सिमिलर कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स को लिया। अब उन्होंने देखा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, उसी प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। तब उन्होंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को जब एक ग्रुप में रखा, तब उन्होंने देखा कि लिथियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास। अब उन्होंने कहा अगर आप पहले और तीसरा, पहला मतलब 7, तीसरा मतलब 39 का एवरेज ले ले, मतलब अपॉन 2, तो जो आप करेंगे तो ये आ जाएगा 46 और 46/2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 23। तब उन्होंने कहा कि अगर आप पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो ये एक केमिस्ट्री का एक जादू दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये प्रयास किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिसिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। इस नाते इस पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड कर दिया गया। और केवल यही नहीं, ये अपना ही जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर हम पहले और तीसरे एलिमेंट का टोटल सम करें तो उसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर लागू ही नहीं होगा। तो इस वजह से इनके इस पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। अगर आप इस एलिमेंट्स का देखेंगे, जैसे क्लोरीन और आयोडीन, तो क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127/2। तब करेंगे तो ये आएगा 7 5 12, लगभग आएगा 162.5/2। काटेंगे तो 81 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगा। तो इस प्रकार से डेवोनियर ने एक केमिस्ट्री का जादू दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें वो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके रिपीटेशंस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ एक चीज को जानते थे कि अगर हम पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को टोटल करें तो उनका एवरेज एटॉमिक मास मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर या लगभग बराबर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के
इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल दिया गया था वो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। बाकी सब तो पीरियोडिक टेबल में मजाक कर रहे थे। तो न्यूलैंड्स ने देखा क्या कि उन्होंने सबसे पहले कोशिश किया, नहीं कहते अगर थोड़ा सा अगर गलती न किए होते तो इन्हीं का पीरियोडिक टेबल एक्सेप्टेबल था। इन्होंने देखा क्या कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हर 7 में से जो 8वां एलिमेंट आता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। अब ये इस बात को बोले कैसे, क्योंकि एक म्यूजिशियन भी थे और म्यूजिशियन में ये सरगम बजाते थे, सा रे गा मा पा धा नी सा, और इसको हम लोग इंग्लिश में जो 10th में पढ़े थे डो रे मी करके, डोरेमान ओरेमान करके जो कुछ था आप लोगों ने देखा होगा। तो वहां पर जब उस सरगम का एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज होता था तो हर 8वां सुर वो वही सुर होता था जो फर्स्ट सुर लगता था। कहने मतलब सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, यहीं पर आता था। मैं आपको इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रख दिया। मैंने एलिमेंट लिख दिया और एलिमेंट्स के ऊपर उनके एटॉमिक मास को मैंने लिख दिया। अब उन्होंने कहा कि ये जो लिथियम है इसको लिथियम का बिल्कुल सा माने। ये है रे, ये है गा, ये है मा, ये है पा, ये है धा और ये है नी। सा रे गा मा पा धा नी। उसके बाद फिर क्या कौन सा सुर लगता है? सा, और वो सा कौन है? सोडियम। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार से सरगम को हम रिपीट करते हैं तो हर पहला सुर वो 7-8वें सुर की एग्जैक्ट लगेगा, और यही वजह है। अब उन्होंने कहा कि आप कहीं से भी शुरुआत करिए, कहीं से भी, मान लीजिए जैसा आप गा से शुरुआत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर क्या गा से केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट, यानी क्या गा का जो 8वां एलिमेंट होगा वो केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करेगा? तो गा मा पा धा नी सा रे गा, यानी हर एलिमेंट का जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट के साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेगी। हां, ये एक सिग्निफिकेंट पीरियोडिक टेबल था जो न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था, लेकिन इसको आप अल्टीमेट न माने क्योंकि ये भी फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? अब आप सभी को पता है बच्चों, क्या एलिमेंट केवल, आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो आपने लिथियम और बेरिलियम को आपने एस ब्लॉक में रखा होगा, बोरान और फ्लोरीन को आपने पी ब्लॉक में रखा होगा, और यस और पी ब्लॉक के बीच में क्या आता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और अभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में कोई जिक्र नहीं था। यानी अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को इसमें लिख देते हैं तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाती थी, और ये जो रिपीटेशंस था वो केवल इसी 2 सीरीज में काम करता है, तीसरे और चौथे सीरीज में बिल्कुल काम नहीं करता है। और इस वजह से न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल पे, जो सबसे अल्टीमेट दिया गया था और सबसे बेटर दिया गया था रेदर देन दीज न्यूलैंड्स और डेवोनियर। अब चूंकि इनका पीरियोडिक टेबल डेवोनियर और न्यूलैंड से अलग क्यों था, तो उसके पीछे रीजन ये है कि मेंडलीफ कुछ एलिमेंट्स को एक्चुअल में वो हर एलिमेंट्स को सीख लेना चाह रहे थे, वो लर्न कर लेना चाह रहे थे। और वो क्या करते थे, सभी एलिमेंट को एक पोस्ट कार्ड पे लिख लेते थे इस तरह से, और वो एक कार्नर पर उस एलिमेंट का सिंबल लिखते थे, उसका यहां पर एटॉमिक मास लिखते थे, और फिर यहां पर उनके रिएक्शंस लिखते थे कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन क्या होगा। मतलब उस एलिमेंट का जितना भी पॉसिबल रिएक्शन होता था वो सभी जनरली वो रिएक्शन इस पोस्ट कार्ड के इस साइड और उस साइड लिख लेते थे। अब इनके पास ऐसे जब बहुत सारे एलिमेंट का एक पोस्ट कार्ड बन गया, तब एक दिन उनके कोलैबोरेटर्स ने उनको सजेस्ट किया कि मेंडलीफ क्यों ना आप इन सारे एलिमेंट को एक ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो मेंडलीफ को भी लगा कि हाँ ये बात सही बात कि मैं ऐसे सारे पोस्ट कार्ड को कहां से खोजता रहूंगा, अब वैसे मैं सारे अरेंज करूंगा तो 1 2 3 करके गिन पाऊंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको ये नहीं मालूम था कि वो एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, उनको सिर्फ इतना पता कि उनको सिर्फ अपना ये पोस्ट कार्ड को सीरियल वाइज अरेंज करना था। और उन्होंने चुना एटॉमिक मास को,
और उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सारे पोस्ट कार्ड को लाइन से अरेंज कर लिया। अब ऊपर एक, बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके जितने भी 64 एलिमेंट थे, उन्होंने लगभग 64 कार्ड का एक ग्रुप बना लिया। अब उसको वो इलास्टिक लगा करके अपने पॉकेट में रख लेते थे। अब होता ये था, एक तो पहली पॉसिबिलिटीज तो ये हो गई कि जब वो लैब में जाते थे तो कोई इनसे पूछता था कि अरे मेंडलीफ मुझे जरा बेरिलियम वाला एटॉमिक नंबर का जरा सारा वो रिएक्शन दे देना, तो तुरंत हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम निकाल करके दे देते थे। अब इस प्रकार से उस लैब में काम करने का जो केमिस्ट्री के प्रति जो काम करने की जो रेशियो थी वो बढ़ गई, क्योंकि लोगों को एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझने में अब बहुत प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि उनको सारे एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी एक लाइन से लिख देते थे। तो फिर एक दिन जब वो एलिमेंट्स को अरेंज ही कर रहे थे, तब उन्होंने देखा क्या कि जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो एक निश्चित इंटरवल्स के बाद हर एलिमेंट अपनी केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करता था। और जब वो हर एलिमेंट अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट करता था, मतलब चूंकि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी क्या की, वो एलिमेंट हाइड्रोजन का साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, वो चूंकि लाइन से सब लिखा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट सेम टाइप के रेशियो, एटॉमिक रेशियो, मास रेशियो और सेम टाइप के प्रोडक्ट बनाते थे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अप्रॉक्सीमेटली मैच करती थी। तो मेंडलीव के कोलैबोरेटर ने सजेस्ट किया कि ऐसा करो ना, आप उनको एक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का एक ग्रुप बना लो। तो उनको ऑर्डर बहुत अच्छा लगा। अब उन्होंने क्या किया, जब एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज करना शुरू किया, तब वो सारे एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को इकट्ठा पाएगा और इस प्रकार से उनके पास 8 सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के 8 बंडल हो गए, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 8, 9, 10 एलिमेंट थे। अब चूंकि अगर उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर ऊपर के किसी भी एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ लेते हैं तो नीचे के सभी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने किया क्या था। तो स्टूडेंट्स, मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को कुछ ऐसे क्रम में अरेंज कर लिया। और कैसे अरेंज किया, उन्होंने अरेंज करने का उनका ऑर्डर था उनका एटॉमिक मास, हर एलिमेंट का। उन्होंने जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो उनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट का ऐसा एक सीरीज मिल गया। अब प्रॉब्लम ये था या अच्छाई ये थी, ये कह सकते हैं कि ये सभी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी, चाहे जिस भी बिहेवियर में, वो मैच करती थी। अब आपको ये समझना कि कैसे वो मैच करती थी। सब उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बना के रखे थे कि जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, और हैलोजन के साथ रिएक्शन करके यानी फ्लोरीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या होगा। अब देखिए, उन्होंने इस पैरामीटर में पहले जब लिथियम को चुना तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Li2O बना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्राइड बना, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम क्लोराइड बना। अब उन्होंने देखा कि ये एलिमेंट इतने एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है, क्या ये भी एलिमेंट यही रिएक्शन करके सेम बनाता है। अब आप लिथियम की जगह पर सोडियम रख दीजिए, Na, तो प्रोडक्ट भी अप्रॉक्सीमेटली सेम आता था, बस लिथियम की जगह पे वहां पे सोडियम लिखा होता था। मतलब कुछ रिएक्शन कुछ इस तरह बनता था कि Na2 और NaH और ये बनेगा NaCl, और सभी की जो केमिकल भी प्रॉपर्टी थी वो भी अप्रॉक्सीमेटली सेम हुआ करती थी। तब मेंडलीव को लगा कि उनके हाथ में कोई खजाना लग गया। अब उन्होंने कहा कि अब मुझे सभी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिथियम का इस ग्रुप में केवल लिथियम का लर्न कर लेता हूं तो मुझे सोडियम, पोटेशियम, रेडियम अपने आप लर्न हो जाएगा। अगर मैं बेरिलियम का लर्न कर लेता हूं तो मुझे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम का अपने आप लर्न हो जाएगा। मतलब उनके हाथ में केमिस्ट्री की दुनिया की एक चाबी लग चुकी थी। और जब ये चाबी लगी तो उन्होंने केमिस्ट्री के वो राज खोल दिए जो आज के समय में हम, भले ही उनकी पीरियड टेबल बड़ी पुरानी ही क्यों नहीं हो गई हो, लेकिन आज भी हम बड़े सम्मान से कहते हैं कि हाँ, वी आर लर्निंग फ्रॉम द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले एलिमेंट्स का अरेंजमेंट सिखाया। इवन उन्होंने कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स, सपोज दैट मान लिया आर्सेनिक नहीं है, अब उन्होंने सारे एलिमेंट की खोज कर लिया। तब उन्होंने कहा कि यहां पर एक एलिमेंट यक्स कोई है,
भले ही हमें उसका स्वरूप न पता हो, फिजिकल स्टेट न पता हो, हमने उसको देखा नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे ये जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 72 से और 80 के बीच का होगा, यानी 73 और 79 के बीच का होगा। और हम उनका एवरेज भी ले सकते हैं। हमें भले ही नहीं पता कि ये एलिमेंट दिखने में कैसा है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 बनाता है तो ये भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके XH3 बनाएगा, और अगर ये बेसिक नेचर का है तो ये भी बेसिक नेचर का होगा। तो इस प्रकार से मैंने कहा ना, उनके हाथ में एक चाबी लग गई थी पूरे केमिस्ट्री के सभी राज को खोलने के लिए, और उसी वजह से हम मेंडलीव को उनके पीरियोडिक टेबल की वजह से पढ़ते हैं। तो देखते हैं उनका पीरियोडिक टेबल क्या था। तो स्टूडेंट्स, मेंडलीव की जो पीरियोडिक लॉ है कुछ इस प्रकार से बताई गई कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इनटू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, then after a regular interval it repeats their chemical properties। मतलब जब सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो हर एलिमेंट एक निश्चित इंटरवल पर, उन्होंने ये नहीं बताया लेकिन उन्होंने कहा एक निश्चित इंटरवल पर वो एलिमेंट अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। अब चूंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से केमिस्ट्री की दुनिया को बहुत फायदा हो रहा था, तो बहुत सारे विशेषज्ञ और लेबोरेटरी और रिसर्चर्स मिल करके उनको बड़ा सम्मान दिए, और सम्मान देने के बाद उन्होंने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को, मेंडलीव का पीरियड वो कहा गया, सीधे पीरियोडिक लॉ बता दिया गया, और उस पीरियोडिक लॉ में उनको पूरे पीरियोडिक लॉ को एक कंप्रेस करके एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, और यह कहा गया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है? पीरियोडिक मतलब होता है एक निश्चित इंटरवल्स पर, फंक्शंस होता है ये मैथमेटिक्स का टर्म है जिसमें आप पाते हैं कि अगर कहीं पर भी फंक्शंस के साइन लग जाते हैं तो अब ये बताते हैं कि ये जिसके साथ ये लगते हैं वो एक वेरिएबल क्वांटिटीज है, यानी अगर वो क्वांटिटीज का वो मीनिंग या वैल्यू बदलती है तो दूसरे एलिमेंट की मीनिंग या वैल्यू बदल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यहां पर ये फंक्शन किसमें लगाएंगे? पीरियोडिक केमिकल प्रॉपर्टी से, और किसके साथ लगाएंगे? एटॉमिक मास से। तो उन्होंने कहा अगर एटॉमिक मास बदलेगा तो उस एलिमेंट की भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी, मतलब ये बदला तो ये बदला। तो यही है बच्चों पीरियोडिक लॉ। एक बार मैं फिर से दोनों लॉ को एक्सप्लेन कर देता हूं। पीरियोडिक लॉ मेंडलीव का यह कहा गया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इनटू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल इट रिपीट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसी को पीरियोडिक लॉ में कहा गया, इन्वर्टेड कामा लगा करके, सम्मान दे करके, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब क्वेश्चन ये होता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को कैसे पहचानें, या किसी भी पीरियोडिक टेबल को कैसे पहचानेंगे कि ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ताल्लुक रखता है। तो सबसे पहले मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड के आधार पर भी आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए हुए जैसा कि मैंने बोर्ड्स पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखिए इनमें से इनका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था, क्योंकि उस वक्त की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम एटॉमिक मास हुआ करता था। उस वक्त उन्होंने एटॉमिक मास को ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के तौर पर डिसाइड किया, और उन्होंने कहा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। लेकिन अब केवल इसी के आधार पे आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूलैंड्स ने भी एटॉमिक मास को कंसीडर किया हुआ था, डेबोनियर ने भी एटॉमिक मास को कंसीडर किया हुआ था। तो आप इन दोनों के आधार पर तो लगभग सिमिलरिटी सेम हो गई। और क्या क्या आधार इनके डाले गए थे, तो इनमें यह डाला गया कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ये उन्होंने नहीं किया था। 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको मेंडलीव क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। और तीसरा क्या, इनके पास 8 वर्टिकल कॉलम होते थे जिसको वो ग्रुप कहते थे। और मेंडलीव ने एक काम और अलग किया था कि उन्होंने हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। अब आपको यह समझना है कि कैसे। मान लिया हम एक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं और उसमें हम वो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का बना देते हैं। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या कहता है
कि सबसे पहले उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रोज डिवाइड किया, मतलब ऐसे गिन डालिए 1 2 3 4 इस तरह से। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो मेंडलीव ने इन्हीं हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नाम दिया? पीरियड नाम दिया। अब उन्होंने इस 7 हॉरिजॉन्टल रोज को वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब उन्होंने ये जो वर्टिकल कॉलम डिवाइड किया, तो यहां पर इन्होंने इसको रोमन में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और सबसे लास्ट में उन्होंने एक ग्रुप बनाया था 0। तो 0 और 8 को छोड़ करके जितने भी ग्रुप थे उन्होंने हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए बी इसी करते हुए सारे को उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं ये मेंडलीव के पीरियड टेबल के हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल, मतलब मेंडलीव पीरियड टेबल को जो हम पढ़ेंगे तो हमको क्या फायदे होंगे, क्या लाभ होगा, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले बच्चों, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का सबसे पहला फायदा है कि इट्स मेक सिस्टमैटिक स्टडीज। सिस्टमैटिक स्टडीज मतलब अब आप एलिमेंट्स को जरूरी नहीं कि आप लाइन बाय लाइन लर्न करें, बल्कि आप उनको ग्रुप वाइज भी लर्न कर सकते हैं। तो मेक द सिस्टमैटिक स्टडीज। अब जैसे बात है उसमें अगर किसी भी एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को आप ऊपर के किसी भी एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं तो नीचे के सभी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी अपने आप तैयार हो गई। एंड मेक इजी टू लर्न। जब जाहिर सी बात है सब 1 2 3 4 5 के क्रम में अरेंज किया गया है तो आप उनको लर्न करना भी आसान हो गया है। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। ये सबसे बड़ी समस्या थी उस वक्त के लोगों को। लोग यही नहीं समझ पाते थे केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या, लेकिन इन्होंने सबसे पहले सिंपली ढंग से डिफाइन कर दिया कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के देख लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके देख लो, हैलोजन के साथ रिएक्शन करा के देख लो, उनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को देख लो। अगर कोई भी एलिमेंट इन सभी केमिकल प्रॉपर्टी को मैच करता है तो उसको एक ग्रुप में रखा जाए। तीसरा, द प्रिडिक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर अनडिस्कवर्ड। मैंने इसके पहले बताया था कि अगर मान लिया पीरियोडिक टेबल में आप लाइन से कुछ एलिमेंट पढ़ रहे हैं और बीच का कोई एक एलिमेंट गायब है या नहीं डिस्कवर्ड हुआ है, भले ही आप उसके फिजिकल स्टेट को नहीं जानते हैं, लेकिन आप उसके ग्रुप के पहले एलिमेंट्स को देख करके ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, ये केमिकल रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये भी आप बता सकते हैं। मतलब उन कह सकते हैं ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जितने भी आप बच्चे खाली जगह देखते हैं उन खाली जगहों में नए एलिमेंट्स के बारे में आप बता सकते हैं। मतलब ये नए एलिमेंट्स की खोज को प्रमोट भी करता है। और उसके बाद चौथा और अंतिम, करेक्ट द एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स। मेंडलीव की पीरियोडिक डिस्कवरी नहीं हो तो किसी के पास कोई सिस्टमेटिक मेथड था नहीं। अब सिंपल सी बात है कि जब ये नहीं था तो बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को इधर उधर लिख दिया गया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जबकि मैच नहीं करती थी, तो मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उनकी एक क्लियर एटॉमिक मास की संरचना मैंने डिस्क्रिप्शन दिया और उन्होंने कहा कि अगर इसका एटॉमिक मास ये होगा क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये है, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्होंने एटॉमिक मास को भी क्लियर कर दिया। तो बच्चों ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज। अब जाहिर सी बात है एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज क्या ये भी जान लीजिए। तो स्टूडेंट आ जाते हैं डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वैसे तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत सारे डिमेरिट डिस्क्रिप्टेड हैं, लेकिन कुछ मैं खास डिमेरिट्स को आपके सामने लाना चाहूंगा जिसकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आगे प्रोसीड नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो एडवांस नहीं था, वो अपने टाइम में बहुत एडवांस था, सिर्फ वो इसलिए नहीं जान पाए वो क्योंकि उनके समय में एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई। तो देखिए क्या क्या डिमेरिट्स हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहला तो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे सर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ भी रखा गया है, हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ भी रखा गया है, क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज।
अब क्वेश्चन ये कि हाइड्रोजन को एल्कली और हैलोजन दोनों के साथ रखने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे एल्कली मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी खासियत होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाते हैं, यानी +1 चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। और यानी इन एलिमेंट्स के पास बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पॉजिटिव टेंडेंसी अटेन करने की प्रॉपर्टी होती है। अब ठीक उसी तरह उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन भी बड़े ही आसानी के साथ एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को भी H+ आयन में कन्वर्ट कर लेता है। और अगर हाइड्रोजन H+ आयन कन्वर्ट कर लेता है तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके उनके डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये Li2O, सोडियम के साथ रिएक्शन करके Na2O, और तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H2O बनाता है। यानी यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज शो करता है, जैसा कि सोडियम और लिथियम कर रहा है। यानी यहां पे उनका पॉजिटिव बिहेवियर शो हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट क्या है? गैस है, जबकि ये एलिमेंट मेटल है। तो इस नाते बहुत सारे लोगों ने कहा कि चूंकि इसका फिजिकल स्टेट गैस है और ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टी हैलोजन के साथ भी मैच करता है, इस नाते इसको हैलोजन के साथ रखिए। अब उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी हैलोजन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके लिथियम क्लोराइड, याद रखिए नाम के अंत में राइड लग रहा है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम, या अगर ब्रोमीन हुआ था सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, IED लगता। लेकिन उसी तरह से उन्होंने कहा हाइड्रोजन जो एक गैस है वो अभी जो कुछ देर पहले पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता था, वही जब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ इनको रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये लिथियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड जैसे कंपाउंड बनाते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज शो कर रहा है? निगेटिव। तो ये एक हाइड्रोजन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए इनकी पोजीशन उन्होंने 2 जगह रख दी, जो एक डिस्प्यूटिंग क्रिएट कर रहा था। उसके बाद इनकी दूसरी जो डिमेरिट थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। एक्चुअल में ये आइसोटोप्स जानते नहीं थे बच्चों, आप सभी आइसोटोप्स जानते। आइसो मतलब सिमिलर, टॉप्स मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कहने मतलब ये कि उनके समय में चूंकि आइसोटोप्स की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, इस नाते इसका जो डिमेरिट्स है इसे क्रेडिट नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि अब ये साइंस में है तो हमें ये कहना पड़ेगा, क्योंकि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिमिलर होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास सभी के अलग अलग होते हैं। अब ये 3 एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होने की वजह से ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 3 अलग अलग जगह पाएंगे, जो एक बहुत बड़ी डिमेरिट्स होगी। उसके बाद ही डू नॉट नो अबाउट द आइसोबार, और ये आइसोबार के बारे में भी नहीं जानते थे। अब आइसोबार के बारे में न जाने का सबसे पहला डिमेरिट्स ये होगा कि चूंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेस किस पे था? एटॉमिक मास पे। तो उन्होंने कहा ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास सेम होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप यहां पर देखिए, आर्गन का एटॉमिक मास भी 40 है, पोटेशियम का 39.67 करके है, जो अप्रॉक्सीमेटली 40 के बराबर है, और कैल्शियम का भी 40 है। तो मेंडलीव के अनुसार इन तीनों एलिमेंट को एक साथ रख देना चाहिए, जबकि आप सभी जानते हैं पोटेशियम एक एल्कली मेटल है और कैल्शियम एक एल्कली अर्थ मेटल है और आर्गन एक इनर्ट गैस है। तो यही सब बच्चों मेंडलीव के डिमेरिट्स हैं। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आए बच्चों तो दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।